हेलो गाइस, वेलकम बैक एल टू भैया। तो जी हाँ साथियों, एल टू भैया की इस न्यू वीडियो में आपका वेलकम है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आइए, आज का जो ये चैप्टर आप सभी के लिए क्लास 10th के उर्दू का होने जा रहा है, कटी हुई शाख। चैप्टर का नाम क्या है? कटी हुई शाख। और ये चैप्टर नंबर अगर आप गिनने की कोशिश करें तो ये चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर आपको एक एक वीडियोस करके कवर करवा दिया है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाए, आपको वहाँ से 2022 और 23 का सेशन लिखा हुआ होगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से बिल्कुल आसानी से क्लास 10th के उर्दू का उन तीनों वीडियोस के लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलेंगे साथियों, आज बिला ताखीर आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे तो आपके जो दरख्शां उर्दू है क्लास 10th का, उसका जो चैप्टर है 4 यानी कि चौथा चैप्टर है, 4th चैप्टर है, उसका क्या नाम है? तो कटी हुई शाख। आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या नाम है? कटी हुई शाख। अब चलेंगे, हम बात करते हैं कि कटी हुई शाख के लिखने वाले कौन है, यानी कि इनके राइटर कौन है, लेखक कौन है, इनके मुसन्निफ कौन है। मुसन्निफ उर्दू में कहा जाता है। तो इनके लिखने वाले जो है, कटी हुई शाख को लिखने वाले कमर जहां है। तो चलेंगे हम थोड़ा सा, सबसे पहले मैं कमर जहां का इंट्रोडक्शन दिलवाऊं, जिससे क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलेंगे, हम शुरू करते हैं कमर जहां को। देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली आपको लिखा हुआ है कि कमर जहां, यानी कि ये अफसाना निगार है। कौन है? तो कमर जहां। अब कमर जहां का यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे, थोड़ा सा साफ नजर नहीं आ रहा होगा। चलेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कमर जहां के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज़्यादातर जहां मैं रुकूंगा और जहां ज़्यादातर आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा, तो उनको आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा। जहां से सवालात उठते हैं, जहां से सवालात बनते हैं, वहां पर आपको ज़्यादा मैं फोकस करवाने की कोशिश करूंगा। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ, कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1952 या 1951। इस तरह हम पढ़ेंगे कि कमर जहां की पैदाइश तकरीबन, यानी कि तकरीबन का मतलब होता है, देख लीजिए मेरे अंदर एक खासियत आपको ये मिलेगी, कहीं भी अगर कोई वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा और वो डिफ़िकल्ट है समझने की, आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तकरीबन का मतलब होता है लगभग, यानी कि अंदेशा कह रहा है कि 1951 और 52 ईस्वी में समस्तीपुर जिला के मर्दम खैज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई। यानी कि पूरा कंफर्म नहीं है कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई थी। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव सवालात भी पूछे जाते हैं, तो इसी तरह से आपको पूछे जाएंगे कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई। नीचे रहेगा ऑप्शन 1951-52, फिर रहेगा 1952-53, फिर रहेगा 1954-55। तो आप देखकर और सही से अपना दिमाग का इस्तेमाल करके आप सही से टिक लगाएंगे। तो कमर जहां की पैदाइश कब हुई थी? तकरीबन, यानी कि लगभग 1951 और 52 ईस्वी में हुई थी। और किस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, आपको डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जाता है, तो वो समस्तीपुर जिला, यानी जिला को इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो समस्तीपुर जिला में पैदा हुई थी। ये मर्दुम खैज गाँव नहीं, ज़्यादातर आपको पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको 2 सवाल हमने हल कराते हुए चला। अब चलिए आगे, करा उसी गाँव को उनका आबाई वतन समझना चाहिए। आगे चलेंगे, आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। ये भी सवालात बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपके वालिद का नाम, यानी कि आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो कमर जहां के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कमर जहां के वालिद का नाम क्या था, यानी कि इनके अब्बू का नाम क्या था? तो सैयद अताउल हक। आप इनको भी याद करने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको यहाँ से 2 बातें, 3 बातें, 3 ऑब्जेक्टिव हल हो गया। 1951 और 52 ईस्वी में समस्तीपुर जिला में इनका पैदाइश हुई था। आगे है कि इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अताउल हक था। आगे चलिए, करा खानदान के अफराद इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। अब चलेंगे यहाँ पर, ख़ानदान के अफराद का मतलब क्या हुआ, यानी कि इनका जो ख़ानदान था, वो उनके जो लोग थे, रहने वाले जो थे, जानने वाले जो थे, इनके रिश्तेदार, अहबाब जो भी थे, इल्म व अदब से, यानी कि शिक्षा से दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रखता था। चलिए आगे कह रहा है कि चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। आपको पूछा जाएगा यहाँ पर कि कमर जहां ने उर्दू किस सब्जेक्ट में PhD और MA किया। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप देख रहे होंगे कि पटना यूनिवर्सिटी से वो उर्दू में MA भी किया था और उर्दू में ही PhD भी किया था। चलेंगे अब आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। और
उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से ज़माने तालिब इल्मी में ही यानी 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। अब चलेंगे हम यहाँ पर थोड़ी सी इनको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से, अब ये समझने की कोशिश कीजिए उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा लगाव था उर्दू से, इसी वजह से ज़माने तालिब इल्म का मतलब होता है स्टूडेंट, छात्र, यानी कि जब वो मतलब कि उसका जो ज़माना चल रहा था, जिस टाइम वो पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, उसी टाइम से वो 1966 ईस्वी से अफसाना फिर से आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, स्टोरी को कहा जाता है, कहानी को, किस्सा कहानी को अफसाना कहा जाता है। तो वो कब से लिखना शुरू किया था, तो 1966 ईस्वी से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी पहली कहानी जुनून वफा है, जो माह नामा सुबह 9 पटना से 1966 ईस्वी में इशाअत पजीर हुई। यानी कि आपको पूछा जाएगा कि कमर जहां की पहली अफसानवी मजमूए का क्या नाम है, यानी कि कहानी उसी को कहा जाता है अफसाना का, तो वो जुनून वफा है, जो माह नामा के नाम से वह 1966 ईस्वी में इशाअत पजीर का मतलब होता है प्रकाश, यानी कि छपा था। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए करा, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से आपने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू तक के ओहदे को संभाला। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज है, जिसका नाम है सुंदरवती महिला कॉलेज, जो कि भागलपुर में स्थित है और अभी भी है। उसमें जो है शोबे उर्दू, यानी कि वो जो है उर्दू क्लास के अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किया, यानी कि पढ़ाई लिखाई जो, यानी कि जब से वो मास्टर या टीचर, इस तरह आप कह लीजिए उसको, कि जब से वो पढ़ाने लिखाने का काम शुरू किया, तो वो क्या चीज़ से, कौन से सब्जेक्ट से क्या था, तो उर्दू से क्या था, और किस कॉलेज से, तो सुंदरवती महिला कॉलेज से। इसी में पढ़ाते पढ़ाते वो शोबे उर्दू तक के ओहदा को भी संभाल लिया। ओहदा का मतलब होता है जिम्मेदारी जो दिया जाता है, उसको वो संभाला। आगे चलेंगे कर, अफसाना निगारी के अलावा आपके मुतअद्दिद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाया होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। चलिए आगे कह रहा है कि तदरीसी खिदमातों व तसनीफ़ी मसरूफियात एक साथ जारी हैं। चलिए आगे कह रहा है कि कमर जहाँ की तसानीफ़ में 3 अफसानवी मजमूए हैं। तसानीफ़ का मतलब होता है, यानी कि वो जो तसनीफ़, यानी कि वो जो लिखे हैं अफसाना, उसका जो मजमूआ है, वो उसमें क्या क्या है, जिनमें चार चेहरा नहीं, क्या है, चारागर 1983 ईस्वी में शाया हुआ, और अजनबी चेहरे जो 1991 ईस्वी में शाया हो चुके हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा, कितना अफसानवी मजमुआ है, 3 अफसानवी मजमुआ है, जिनमें चारागर और अजनबी चेहरे 1991 ईस्वी में शाया हो चुके हैं। चारागर कब छपा था, यानी कि शाया का मतलब होता है प्रकाशित, यानी कि छपना, कब छपा था, तो 1983 ईस्वी में छपा था, और अजनबी चेहरे 1991 ईस्वी में छपा था। आपको यहाँ से इस तरह सवालात बनते हैं कि चारागर के मुसन्निफ कौन है, यानी कि लिखने वाले कौन है, राइटर कौन है, तो कौन होगा, कमर जहां। अजनबी चेहरे के राइटर कौन है, तो कौन होंगे, कमर जहां। तो आपको यहां से ये बात समझ में आ गई। अब चलिए, एक अफसानवी मजमूआ यादे नगर ज़ेरे इशाअत है। एक अफसानवी मजमूए का क्या नाम है, यादे नगर, आप यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अख्तर शीरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, मेयारो कलाम, अब्दुल्ला हाफिज़ मुश्की पूरी तहक़ीक़ व तदवीन कलाम और हरफ़ आगही आपकी तनक़ीद तसानीफ़ है। कलमी सफ़र अभी जारी है, यानी कि शबनम कमाली का कमर जहाँ का अभी इंतकाल नहीं हुआ है, वो अभी भी राइटर हैं, अभी भी लिख रही हैं। अब चलेंगे यहाँ से आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम कहानी को पढ़ते हैं। ज़्यादातर कहानी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर, लेकिन इस तरह आपको कहानी को पढ़कर नहीं सुनाता है। उनसे रिलेटेड जो सवालात बनते हैं, इनसे भी बहुत सारे सवालात बनते हैं। चलिए, कहानी का क्या नाम है, यानी कि चैप्टर जो आपका कटी हुई शाख, इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, कह रहा है कि कितने साल बाद वह अपने वतन वापस आया था। हर चीज़ नई नई और कदरे छोटी सी मालूम हो रही थी। एक मुद्दत तक बाहर रह जाने के बाद अब वह खुद अपने वतन के लिए अजनबी सा हो गया था, मगर उस अजनबीपन में भी अपनेपन का एहसास बना था। वह देर से खुद अपने आप से सवाल कर रहा है।
चलेंगे, इसमें जो है ना बहुत मज़ेदार कहानी भी है और पढ़ कर समझिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि क्या वह सच में अजनबी हो गया है? शक्लो शबाहत, लिबास और कुछ हद तक गुफ्तगू में वह बदल गया है, लेकिन उसका बातिन, बातिन का मतलब होता है छुपा हुआ, अंदरून में एक अजीब तोड़ फोड़ मची हुई है। आखिर वह अपने आप को इतना बेबस क्यों महसूस कर रहा है? बार बार उसका जहन किसी एक सवाल के गिर्द मकड़ी के जाले की तरह घूम रहा है। आखिर वह इतनी अच्छी सरजमीन और ऐसे दिलदार लोगों को छोड़कर क्यों इतने लंबे अरसे तक? क्या अब सच में उसकी हैसियत यहाँ इस टूटी हुई शाख की सी है जो दरख्त से आलाहदा हो चुकी है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। बड़ी बेचारगी से उसने अपने सर को झटका दिया। देखिए, इसमें समझने की आप कोशिश कीजिए। इसमें एक आदमी है और एक उनका दोस्त का नाम है असद, और जो है इसमें एक आदमी विदेश चले जाता है, यानी कि अदर कंट्री चले जाता है। वही सब के बातों में इसमें बारे में बताया गया है, तो इससे समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, यहाँ पर कह रहा है कि नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। बड़ी बेचारगी से उसने अपने सर को झटका दिया। बड़े से आंगन में आम और शरीफे के पैर उसी तरह झूम रहे हैं। उसकी बूढ़ी नहीफ जाँ बलम्मा सामने के पलंग पर पड़ी खांस रही और बड़ी हसरत भरी निगाहों से अपने अजनबी होते हुए लखते जिगर के मलोल चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही। देखिए, ये कहानी पढ़ने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले, अगर आप इस कहानी को पढ़कर सुनते हैं। अगर देखिए, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट किया गया है कि अगर देखिए एक गाना होता है ना, अगर आप को लिख के याद कीजिएगा तो वो याद नहीं होता है, और वही गाना को आप अगर सुनते हैं तो बहुत जल्द याद हो जाता है। तो देखिए, आपको जो सवालात पूछे जाते हैं 5 नंबर में, 6 नंबर में, 10 नंबर में, तो आपको इसी टाइप से पूछा जाएगा कि कटी हुई शाख का खुलासा लिखिए, फरार का खुलासा लिखिए। तो कटी हुई शाख का जब आपको खुलासा लिखने के लिए कहेगा तो आप उस कहानी को पढ़े रहेंगे, तभी तो आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए, अब फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खांस रही थी और हसरत भरी निगाहों से अपने लखते जिगर को देख रही थी और कुछ उसके चेहरे पर ढूंढने की कोशिश कर रही। देखिए, ये कहानी बहुत इंटरेस्ट है। जिस तरह मान लीजिए, अगर आप अगर कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ काम से जा रहे हैं, अदर कंट्री जाने लगेंगे या फिर दिल्ली जाने लगेंगे, कहीं मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कहीं बम्बई जाने लगेंगे, वहाँ से आप 10 साल तक नहीं आएंगे, तो आपके माँ जो होते हैं, आपके वालिदा जो होती है, वो कितनी गौर से वो देखने की कोशिश करते, काश मेरा बेटा कहाँ चले जाएगा, नहीं चले जाएगा। तो वही बेचारी उसकी माँ जो है पलंग पर लेटी हुई और वो खांस रही, यानी कि वो बीमार थी और कुछ उसके चेहरे पर ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब चलेंगे, उसके दिगर अजीज़ व अरकाब भी मौजूद है, यानी कि वो जो लड़का है जो जिसके बारे में बता रहा है कि उसके दोस्त भी मौजूद थे वहाँ पर। सब कुछ तो है यहाँ उसका, सब कुछ तो है यहाँ उसका मुनहदिम होता हुआ घर, उसकी माँ, उसके अजीज़ व अरकाब, मगर वह खुद यहाँ का नहीं रहा। वक्त के एक लंबे सफ़र ने उसे खुद उसके घर में ही यह बेगाना बना दिया है, यानी कि कुछ लंबे दिनों के लिए वो जा रहा था बाहर। करा उस पर गैरत की महर इस तरह सुबत हो चुकी है कि उसे अपनों के बर्ताव में भी तसना की झलक नज़र आ रही है। वह इस मंसूई ज़िंदगी से उकता रहा है, उसे तलाश अपने आप की, उसे अपनेपन की, जिसे बरसों पहले वह खुद उसी दहलीज पर छोड़ गया था। यानी कि इसमें जो वो लड़का है वो सोच रहा है कि यार यहाँ की ज़िंदगी क्या, गाँव तो अच्छा नहीं लगता, चलो बाहर कहीं कमाते हैं। आगे कर अपना अपन ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए किस कदर ज़रूरी है, इस बात को उसने पहले तो कभी महसूस नहीं किया। यानी कि वो जो लड़का है वो सोच रहा है कि मैं आगे चलूँगा, आगे बढ़ूँगा, कमाई करूँगा, उनके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उनकी माँ बेचारे उनके चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए आगे क्या है, आगे कहानी को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन एक लंबे अरसे तक मशीनी ज़िंदगी गुजारने के बाद किसी चीज़ की कमी का एहसास इस तरह सुहाने रूह बना के वह हर आसाइश इसको लम्हों में भूल गया। यानी कि जब उस आगे देखिए फिर आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि उसे वह दिन भी याद था जब वह अपनी जानी पहचानी दुनिया को खैरबाद कहकर एक अनदेखी दुनिया की तरफ प्रवास कर रहा था। यानी कि उसको वो दिन भी याद है उस लड़का को जब वो जानी पहचानी ज़िंदगी को छोड़ दिया था, यानी कि अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया था और क्या कहते हैं बाहर जाने के लिए जब वो एक तरफ माइल हो गया था, यानी कि पूरा ये कन्फर्म हो गया कि मैं जाकर ही रहूँगा, तो वो भी दिन उसको याद है। कह रहा यार अब तक तुम तालाब के मेंढक बने रहे,
उसका एक दोस्त था असद नाम का, वो कह रहा उसको कि अरे यार अब तो तुम तालाब के मेंढक ही बने रहे हो, बाहर निकल कर देखो ना दुनिया कितनी हसीन है। क्या तुमने आला तालीम और ऊंची डिग्री इसीलिए हासिल की है कि सुबह से शाम तक चप्पल तोड़ते रहो? उसका दोस्त कह रहा उस लड़का को, कह रहा उसने बदिशी दोस्त के उस मशवरे का पुरजोश इस्तकबाल किया और उस दिन वह बेहद खुश था जब उसका वीज़ा बाहर जाने के लिए आ गया था। असद नाम का एक लड़का था, उन्होंने जब उसको तंज किया कि अरे यार तुम इसीलिए आला तालीम और अच्छी तालीम हासिल की हो कि तुम गांव में बैठकर चप्पल तोड़ते रहो, बाहर निकल कर देखो ना दुनिया कितनी हसीन है। जब उस दिन उसका वीज़ा आ गया तो वो बहुत खुश था। आगे कह रहा वो उस मंजर को भी नहीं भूला जब वो एयरपोर्ट पर अपने जहाज़ का इंतज़ार कर रहा था। यानी जब वो एयरपोर्ट पर गया था जहाज़ पकड़ने के लिए, जहाज़ पर चढ़ने के लिए, बाहर जाने के लिए, तो वो मंजर भी याद था कि क्या क्या हो रहा था। उस वक्त उसके सामने एक हसीन दुनिया आबाद थी, वह नरम हवाओं के दोष पर झोल रहा था। अचानक जिंदगी कितनी सबक रफ्तार, कोमल और पुरकशिश बन गई थी। जिंदगी का सारा बोझल पर न जाने कहाँ खो गया था। जहाज की उड़ान भरते ही वह सातों आसमानों की सैर करने लगा था। कैसे कैसे रंगीन ख्यालात उसके जहन में फिल्म स्क्रीन की तरह मिनटों में सीन बदल रहे थे। अपने नहीफो नातवा माँ, बीमार वालिद को भी छोड़ने का उसे जरा गम नहीं था। जब वो लड़का जहाज पर चढ़ा, एयरपोर्ट पर गया, तो सातों आसमान में वो इस तरह झूम गया कि घर में जो उनकी वालिदा, उनके वालिद जो बीमार थी, उनको भी वो भूल गया। फिर उसको थोड़ा सा भी गम नहीं था। कह रहा बचपन के दोस्त सब शनासा चेहरे अचानक अजनबी बन गए। उसे महसूस हुआ जैसे वह कैद खाने से निकलकर खुली फिजा में कलीलें भर रहा। यानी कि जब वो जहाज़ में गया ना, जैसे जहाज़ में बैठा, तो उसको इस तरह महसूस होने लगा कि अरे यार अब तो कितना मज़ेदार ज़िंदगी है, क्या मैं मेंढक की तरह घर में बंधा हुआ था। आगे कह रहा खूबसूरत और स्मार्ट एयर होस्टेस जब उसके सामने खाने की प्लेट सजाए आई तो उसे लगा कि वह जन्नत की हूर है। यानी कि जब जहाज़ में जाएंगे उसमें एक एयर होस्टेस होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है, वो लड़कियाँ होती है, और वो अगर ज़्यादातर बात करती तो वो हंसते हुए बात करती। इसमें भी देखिए कह रहा है कि उसके पास खाना लेकर आया ना, तो वो समझा गया कि जन्नत की हूर है जो मनले व सलवा के साथ उसकी मेज़बानी कर रही है। यानी कि वो समझा क्या कि मेरे साथ ही इस टाइप से करती है। लेकिन जब उसने दस्ते नाजरीन से प्लेट लेते हुए कनखियों से उन्हें देखा, देखिए कितना कमबख्त था कि जब वो उनको खाना दे रहा था तो वो कनखी से देख रहा था उस एयर होस्टेस को। एयर होस्टेस ने दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ दरियाफ्त किया, यानी कि उससे बात किया पूरी मुस्कुराहट के साथ, क्या और भी चाहिए कुछ आपको? उस लड़का को कहा एयर होस्टेस ने कि और भी कुछ चाहिए? तो वो जो लड़का था उसने हकलाते हुए जवाब दिया कि नहीं, हाँ, और फिर खुद ही अपनी उस बौखलाहट पर बुरी तरह छिप गया। फिर आगे कह रहा कि उसके दिल में लम्हा भर उस दिलनवाज मुस्कुराहट पर गदगदी होती रही, लेकिन फिर उस मुस्कुराहट की असलियत उस पर वाज़ेह हो गई थी जब वही एयर होस्टेस उसके पहलू में बैठे, यानी कि उसके बगल में बैठे हुए बूढ़े पैसेंजर पर भी उसी दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ मुखातिब थी। यानी कि एयर होस्टेस किसी से भी बात करती है तो वो इसी तरह मुस्कुराहट से बात करती है। जब उसके बगल में बैठ, ये समझा क्या, ये बहुत तेज़ था, ये समझा कि लग रहा खाली क्या कि हमसे ही इस तरह बात कर रहा, मुझे तो मज़ा आ गया इसका। अब समझ लीजिए ना इसका दिमाग कहाँ तक चले गया। आगे कह रहा है फिर ये तो अदाए जलवे आम है जिनको हमने अपने लिए मखसूस समझ लिया था। फिर वो सोच रहा कि अरे यार ये तो सबके लिए है, हमने तो डायरेक्टली अपने लिए समझ लिया था कि सिर्फ मुझे ही देखकर हंस रही है। आगे देखिए, अपनी शख्सियत का सेहरा टूटता हुआ महसूस हुआ। उम्र का यह हिस्सा भी कैसा पुरफरेब होता है, मिनटों में आसमान पर और मिनटों में ज़मीन पर। और वो कह रहा है कि देखो यार क्या ज़िंदगी है, मिनटों में कभी आसमान पर रहता हूँ और ज़मीन पर आ जाता हूँ। झूठ क्या है और सच क्या, इस बात की तमीज़ उस उम्र में डर मुश्किल से होती है। उसकी आंखों पर भी एक रंगीन ऐनक चढ़ी हुई थी और वह हर शय को बस उसी ऐनक से देख रहा था। आगे कह रहा विदेश पहुंचकर कुछ दिनों तक वह एक जादुई दुनिया में खोया रहा। यानी कि जब वो विदेश पहुंचा ना तो लग रहा था क्या कि कौन ऐसा दुनिया में आ गए कि पता ही नहीं, जब आप भी जाएंगे तो इस तरह लगेगा। आगे कह रहा है कि आगे गरोद पेश को रंगीन ऐनक से देखने की तकरीबन उसे आदत सी हो गई थी, लेकिन कुछ अरसा गुजर जाने के बाद उसकी ऐनक का शीशा मैला होने लगा। यानी कुछ दिन जब बीता ना तो उसका जो ऐनक यानी आँख था ना, शीशा गंदा होने लगा था। अब तब उसको समझ में आने लगा था। उसका मामूल बन गया था कि घर से बाहर कदम निकालते वक्त पहले वह अपनी ऐनक के शीशे को खूब साफ करता ताकि वह पहली सी चमक वापस आ जाए। यानी कि वह सोच रहा है कि अरे यार जिस टाइम मैं घर से आ रहा था ना विदेश को, उसी टाइम मुझे सोच लेना चाहिए था। मगर ये देखकर उसे बड़ा दुख होता कि शीशा साफ होने की बजाय मैला ही होता जा रहा था। इन्हीं लम्हों में उसे ऐसा लगता जैसे कोई चीज़ छीना के साथ साथ उसके अंदर टूट गई हो और उसकी सारी करचियाँ अंदर ही अंदर
چھپتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے اگر کوئی کرچی ہوتا ہے نا، اگر آنکھ میں لگ گیا تو وہ اس طرح لگتا ہے کہ آنکھ میں ٹوٹ گیا اور آنکھ ہی میں رہ گیا ابھی تک۔ ایک عجیب سی بے چین کا مسکن بن گیا تھا اور اس کا دل و دماغ۔ کبھی کبھی وہ اپنے وجود کو پنڈلوم کی طرح جھولتا محسوس کرتا، لامحدود فضاؤں میں متعلق، زمین سے منقطع اور آسمان سے دور۔ یا الہی یہ کیسا جہاں ہے۔ اب پھر وہی سوچ رہا کہ جب بدیس گیا نا تب پتہ چلا کہ یار یہ کیسا جہاں ہے۔ خدا سے کہہ رہا کہ باہر کی دنیا کیسی خوبصورت ہے لیکن اندر کی آتما کو چین نہیں۔ یہاں تو ہر شخص بس اپنے آج میں جی رہا ہے۔ وہ اکثر غور و فکر میں ڈوبا رہتا۔ کیا کل کے اعتبار کے بغیر آج کا حسن برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ اسی طرح وہ سوچ رہا تھا، کہہ رہا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے اندر سے کوئی چیز ابھرتی۔ وقت ماضی اور حال مستقبل سے عبارت ہے، تم اسے صرف حال سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اسے حیرت ہوتی ان ہم وطنوں پر جو صرف حال کے سہارے زندہ تھے۔ وہ اکثر ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست اسد سے دریافت کیا، جو خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا۔ یعنی ان کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا اسد، جو ان کے ملازم کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، اسٹاف، اسی کے کمپنی میں وہ بھی نوکری کرتا تھا۔ یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ ان سے پوچھ رہا کہ یار کیا یہاں کے مطمئن کا مطلب ہوتا ہے سنتشٹ ہے؟ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت، مگر مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مستقبل کہتے ہیں آنے والے فیوچر کو۔ کیا اس پھر دیکھیں کہہ رہا کیا اس بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو۔ یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں ہوتے۔ کیا مشینی عہدے میں رہتے ہیں؟ یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں؟ یعنی کہہ رہا کہ یہ بھی مشینی عہد، یعنی کہ عہد کا مطلب ہوتا ہے دور، کیا یہ بھی مشینی دور میں رہتے ہیں اس لیے روبوٹ ہو گئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ ممکن ہے، اسد نے مختصر سا جواب دیا۔ نہیں یار اسد، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے عہد، یعنی آج عہد کا مطلب ہوتا ہے دور یعنی زمانہ، انسان کو زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے۔ ماحول کی سرد مہری نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے۔ یہ سب تمہارا واہمہ ہے، اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے۔ اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور طنز بھی، جسے بڑے سلیقے سے وہ چھپا رہا تھا۔ اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کی زندگی پر ملال ہوتا، اور وہ جو سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب گئی رات بستر پر لوٹتے تو بیوی بچے سب کو سویا ہوا پاتا۔ یعنی کہ جب وہ کام کر کے آتا تھا، بستر جاتا تھا تو وہ سب کو سویا ہوا پاتا تھا۔ پھر اعلیٰ صبح، یعنی کہ جب صبح اٹھتا تھا تو ساری کائنات کو سویا ہوا ہی چھوڑ کر اپنے کاموں میں چلے جاتے تھے۔ ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے جی بھر بات بھی نہ کر پاتے۔ بیوی کا مسکان کیا معنویت رکھتی ہے، اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے، گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ ہو جو مشین میں ڈھل گئی ہو، اور تیز چلتی ہوئی مشین کی گھڑ گھڑ کے ساتھ اندر کا ہر لطیف احساس بھی زائل ہو چکا ہو۔ وہ زیر لب کر رہا تھا، کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ اسد سے پھر پوچھ رہا ہے کہ کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے، سنتشٹ ہو جاتی ہے؟ باہر آ کر وہ بھی یقیناً اچھی غذا کھا رہا تھا، اچھی خاصی رقم جمع کر رہا تھا، فریج، ٹی وی، اے سی، بہترین ایئر کنڈیشن کار، ویل فرنیشن مکان، سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا تھا۔ یعنی کہ زیادہ وقت بھی نہیں لگا، یہ ساری چیز جو ہوتی ہے زندگی کی وہ پورا کر لیا تھا۔ لیکن اکثر راتیں ان کی فوم کی آرام و مسحری پر کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتی۔ جب پھر کبھی گھر سے اس کی ماں یا کسی اپنے پرائے کا خط آتا تو وہ ہفتوں تک مزمحل سا رہتا، یعنی کہ منحوس رہتا۔ بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا۔ ماں کی علالت کی اطلاع ملی مگر وہ تو صرف تڑپ کر رہ گیا تھا، یعنی ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، وہ ودیش میں ہی تھا، جی بھر کر بیچارہ رو بھی نہیں پایا تھا آگے کہ لیکن یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزر چکنے کے بعد اچانک وہاں کی سنہری سرزمین پر بھی وحشت کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ہر شخص اپنی جگہ سہم رہا ہے، ان میں سے بیشتر بغیر کچھ سوچے سمجھے بنا زادے راہ کے ہی رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گئے۔ یعنی پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یار انسان ایسا بھی ہو گیا ہے کہ کچھ سمجھتا بھی نہیں ہے، سوچتا بھی نہیں، اور بدیش چلے جاتا ہے کمانے کے لیے۔ وہ بھی ابھی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ واپس آ چکا ہے اور اپنے گھر کی دہلیز پر دیر سے
खराब बीते लम्हों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा, मगर उसे लग रहा है कि जैसे ये घर अब उनका अपना घर नहीं रहा। उसके बाद कह रहा है कि दूर दीवारों की साख तो वही है, आम के पेड़ और शरीफे के पेड़ भी वही है, मगर उसके कदमों के नीचे की ज़मीन बहता पानी बन गई है। सख्त धूप से घबरा कर उसने निगाहें ऊपर की तो छत का साया भी सर से गायब था। यानी कह रहा है कि जब वो घर आया तो जो शरीफा का पेड़ था आंगन में, लीची का, आम का पेड़ था, वह भी उसी तरह था, लेकिन इस टाइप से वो बिखर गया। उसका जो घर था, ऊपर जो छत था, वो भी साया पिघल गया था, चले गया था। तो जी हाँ साथियों, आप सभी का आज ये चौथा चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। चलिए अब कुछ लफ्ज़ व मानी को हम करते हैं। चलिए लफ्ज़ व मानी, इसको रटने की ज़रूरत नहीं, आपको ओनली फॉर समझने की। कदरे का मतलब होता है थोड़ा, आगे बास का मतलब होता है वजह, अजनबी का मतलब होता है बेगाना, उसके बाद है पनाह का मतलब होता है छुपा हुआ, बेबस का मतलब होता है मजबूर, सबक रफ्तार का मतलब होता है सुस्त रफ्तार, नहीफ का मतलब होता है कमज़ोर, जाब और लब का मतलब होता है मरने के करीब, शनासा का मतलब होता है जान पहचान, तसना का मतलब होता है बनावट, रियाकारी, बातिन का मतलब होता है अंदरूनी, सियाल मादा का मतलब होता है बहती हुई चीज़। उसके बाद सर्द महरी का मतलब होता है गफलत, नज़र अंदाज करना, दिलदार का मतलब होता है दिल रखने वाला, महबूब। चलिए थोड़ा और, मुनहदिम का मतलब होता है ढा देना, परवास का मतलब होता है उड़ान। चलिए साथियों, आपका ये वीडियोस में चौथी चैप्टर का हमने कवर कर दिया, जो कि एक ही वीडियोस में लेक्चर में देखिए, इसलिए मैं एक ही वीडियोस लेक्चर में इस तरह कर रहा हूँ ताकि आपका जल्दी चैप्टर ख़त्म हो और आपका सिलेबस भी समाप्त हो। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में 5 चैप्टर के साथ। और एक बात आपको ये भी कह दूं कि जिस तरह आपका चैप्टर मुकम्मल होते जा रहा, ख़त्म होते जा रहा है, उसी टाइप से 4-5 चैप्टर का एक ही में कवर करके उनका थ्योरी भी करवाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।